जैसे लोग भटक जाते वैसे मैं भी भटक गया था कि मेरे पास इनकम तो आ रही पर उसको मैनेज करने का मेरे पास में वो पोटेंशियल नहीं था, वो टेक्निक्स नहीं थी। एक मेजर प्रॉब्लम है हमारा लाइक मेरी फैमिली में, क्योंकि ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी मैरिज होने वाली है अभी, उसी के लिए मुझे मैनेज करना था कि कुछ एक फंड भी जमा कर पाऊँ हाँ, और मैं खुद का घर भी ले पाऊँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि घर तो हर एक इंसान का होना चाहिए, लेकिन सही वक्त जो मेरे हिसाब से के करीब होता है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ ऐसे एक शख्स जो अपना नाम और अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते, एंड हम उसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीटली रिस्पेक्ट करते हुए शुरू करते हैं। वेलकम टू मनी मैटर्स। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा जितना भी लगा आपको आप देख के। थैंक यू सो मच यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड कॉल से पहले हमने थोड़ा बहुत एक दूसरे को जाना। पर अगर आप जितना भी आप कंफर्टेबल हो दर्शकों के साथ अगर अपने बारे में कुछ बता पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, मेरा नाम नाम तो नहीं बता सकता मैं, पर मैं कहाँ से वो हाँ, बता देता हूँ। वलसाड़ हाँ गुजरात जी, से हूँ मैं, और ठीक है, करंटली अभी जॉब करता हूँ यहीं पे। अच्छा, हाँ। ओके। एंड आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 22 ईयर्स, 22 साल। ओके, अरे वाह, क्या बात है, वेरी वेरी यंग। यस। एंड कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को करंटली 2.5 साल हुए अभी इस जॉब पे, बाकी अच्छा, मैं 3 साढ़े 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं ये बताने में कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी जी, मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरी एक छोटी हाँ, सिस्टर है, बहन है, और मेरे ओके, पापा है जो हमारे साथ नहीं रहते, पर ओके। या वी आर गेटिंग टच। तो जब आपने फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का, किसी कारणवश भरा होगा, तो यस। बताएंगे कुछ कि क्या यस। आप इससे मैंने हासिल करना चाहते हैं? जी, मैं आपके वीडियो अक्सर देखता आया हूँ, काफी टाइम से आपको फॉलो भी कर अच्छा, रहा हूँ, और मनी मैटर्स को हाँ, भी मैं एकदम दिल से फॉलो करता हूँ, और जो लोगों की स्टोरीज होती है उनसे काफी इंस्पायर होता हूँ मैं। रिसेंटली मैं थोड़ा स्टेज पे आया हूँ, स्टेज पे कि मैं अपने मनी को मतलब मैनेज कर पाऊँ सही तरीके से। बाकी काफी, मैं जैसे लोग भटक जाते हैं वैसे मैं भी भटक गया था कि मेरे पास इनकम तो आ रही पर उसको मैनेज करने का मेरे पास में वो पोटेंशियल नहीं था, वो टेक्निक्स नहीं थी, पर आपकी वीडियो देख के मैं सीखा हूँ। बस उसी पे थोड़ा मेरे मेरे पास जो इनकम है, मेरे मेरे जो सिनेरियो है उस पे मुझे थोड़ी क्लेरिफिकेशन चाहिए थी, और जो मनी को मैटर करने का कैसे तरीका होता है वही सीखना था मुझे। ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया, कम से कम इस उम्र में आप इसके बारे में सीख रहे हैं, यस। जानना चाहते हैं, वही बहुत अच्छी चीज है। तो जी। काश और 22 साल वाले नौजवान इसके बारे में इतनी सीरियसली बात करते। तो पूरी कोशिश करेंगे। बस जी। एक चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और यहाँ भी मेरा फर्ज बनता है बोलना, कि मैं जो भी चीजें बोलूंगा प्लीज उसको फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिएगा, क्योंकि मैं ना पेशे से, ना क्वालिफिकेशन से और ना ही परमिशन से एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। सिर्फ मदद करने के लिए करता हूँ, तो अपने अनुभव से ही जो भी बता पाता हूँ वो सब बताता हूँ। तो कोई भी मैं अगर राय दूंगा आपको, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसको प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर समझकर अच्छे से उसके रिस्क को जानकर तभी उस पर अमल करिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, ओके सर। या चलिए। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पीएनएल को समझने की कोशिश यस। करते हैं, सबसे मैंने पहले आपकी एक्चुअली इनकम से। आपसे हाँ, इंस्पायर होके मैंने, जब आप बोलते हो एक्सेल में पूरा रेडी रखो, मैं मेरे एक्सपेंस क्या ट्रैक करता हूँ। बात, क्या दो बात, क्या बात, पिछले क्या 2-3 महीने बात। से मैं मेरा एक्सपेंस ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरा कितना पैसा किधर जा रहा है। मैं आपकी वीडियोस बहुत फॉलो करता था, 8 महीने पहले मैंने आपकी एक वीडियोस देखी थी कि अपने एक्सपेंस ट्रैक करा करो, कि किसका पैसा बिल्कुल, कहाँ जा रहा है, ताकि आप अपनी जो हार्ड एंड इनकम है वो पता चले आपको कि कहाँ आप इन्वेस्ट करते हो या कहाँ आप बिल्कुल, कितना खर्च कर पाते हो। तो वो मुझे भी आइडिया बहुत नहीं था, पर बढ़िया, जब मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया तो मुझे पूरा एग्जैक्ट पता चला, एक एग्जैक्ट फिगर मिला उसका, तो इट्स गुड फॉर बहुत मी सही, एंड बहुत ही सही। ये तो आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टूडेंट है। ये तो मतलब अब तो ऐसा लग यस रहा है मुझे कि कॉल की इतनी जरूरत सर। होगी नहीं। नहीं चलिए, नहीं, आपसे ही सीखा हूँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है आपके पास? मेरी मंथली बेसिक सैलरी है, नेट सैलरी जो 18,000 आती है, हम्म, और ओके, ठीक है, इंसेंटिव आता है अप्रोक्स 4,000 के आसपास, तो टोटल 22,000 के गॉट, आसपास लमसम अमाउंट आता है। ठीक है, बढ़िया है। एंड कोई आइडिया आपको कि इसमें पीएफ वगैरह कट के आता है या कुछ? नहीं नहीं, पीएफ वगैरह कुछ ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। एंड आपके अब खर्चों के बारे में बात करते हैं। बताइए मोटे मोटे क्या क्या खर्चे हैं?
मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो ईएमआई है। एक बाइक की अच्छा। ईएमआई है जो मैंने 2 साल पहले ली थी, तो उसकी ओके। दो ईएमआई बाकी है। 4,114 रुपए की दो ईएमआई है। और एक फोन की ईएमआई है जो मैंने रिसेंटली परचेस किया है। चार हजार ओके। चार सौ रुपए की उसकी ईएमआई कटेगी, अभी कटी नहीं है, 6 महीने ओके। की ईएमआई। बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। और बताइए बाकी। और जो बेसिक आप अपने। एक्सपेंस है जो हाँ। हाँ निकलते ही बताइए। है हर महीने, वो रेंट है। हाँ। 5,500 रुपये रेंट है। क्योंकि मैं और ठीक मम्मी है। साथ में रहते हैं, तो मम्मी का ब्यूटी ठीक पार्लर है। का है। तो मम्मी और मैं, हम लोग दोनों साथ में मिलकर रेंट भरते हैं आधा आधा। और दूसरा है, क्योंकि मेरी मेरी ऑफिस जो है वो काफी दूर है मेरे घर से, तो ट्रैवल करना पड़ता है डेली, तो 3,000 रुपये जाता ही है हर महीने ट्रैवल में। ठीक है। यस। बाकी और बताइए, बिल्स वगैरह, मोबाइल बिल्स रिचार्ज, वगैरह, मोबाइल सब्सक्रिप्शन। रिचार्ज, टीवी रिचार्ज और दूसरे रिचार्ज मिला के 800 रुपये के करीब हर महीने जाता है। ठीक है। और फूड एंड। एक्सपेंस, फूड हाँ, वही एक्सपेंस है। पूछने वाला था। मैं और मम्मी हम लोग दोनों वो भी भर के, मिलके ही भरते हैं, लाइक तो 5,000 के करीब आता है वो भी। और दूसरा एक 5,000, सॉरी, 5,000 हम्म, आपका हिस्सा कि 5,000 टोटल खर्चा? नहीं, टोटल खर्चा। अच्छा। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है हमारा, लाइक मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरी सिस्टर को थोड़ा एक इशू है, सीरियस इशू है, उनके डाइजेस्ट सिस्टम में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हर महीने ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कभी उसको प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा तो एडमिट भी करना पड़ता है, तो लाइक कभी मंथ में एक दो बार भी एडमिट हो जाती है वो, कभी किसी मंथ में नहीं भी होती है, पर मेजर खर्चा उधर हमारा ज्यादा चले आता है, एक साथ में 10-20 हजार 30 हजार भी चले आते हैं, तो वो हर एक दो महीने में चलते रहता है लाइक। एंड उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ है? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं है फिलहाल। ठीक है। ओके। ठीक है। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बताइए, और कोई खर्चा? आपने ईएमआई बता दी, बाइक की, फोन की, रेंट का खर्चा, पेट्रोल, बिल्स जो हो गए, खाने का यस, खर्चा, आपकी बहन सब की हो गया। मेडिकल ट्रीटमेंट। यस, इमरजेंसी फंड के लिए मैंने अमाउंट रखा हुआ है, जिसमें से काफी खर्च भी हो गया। बट मेरी 1 लाख की एफडी है, जो कि 1 साल के लिए कराई थी मैंने, अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि एफडी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो तब बिल्कुल। मुझे वही दिमाग बिल्कुल। में आया था। नहीं, बिल्कुल सही किया। और बिल्कुल सही किया, बैंक इमरजेंसी फंड के अकाउंट लिए में, एकदम सही जगह है। यस, क्योंकि हमारा और वैसा है बैंक लाइक कि अकाउंट में? जरूरत पड़ती रहेगी, और मैं राइट। इन्वेस्ट दूसरी चीजों में करूंगा तो वो लॉस भी हो जा सकता है। बैंक बैंक अकाउंट में अकाउंट में सत्रह कितने हजार पैसे रुपए होंगे? है करंटली। ओके। ठीक है। और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करते हैं कहीं, या करा है अभी नहीं, तक? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें मेजरली, मतलब मेरी मैरिज होने वाली है अभी दिसंबर में, अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली। ओके। उसी के लिए वाह, मुझे थोड़ा मैनेज मुबारक हो। करना था कि हाँ। थैंक यू सर। उसी के लिए मुझे मैनेज करना था कि तो कुछ एक फंड भी जमा कर पाऊं हाँ। और मैं खुद का घर भी ले पाऊं, क्योंकि मैं और मम्मी, हम लोग 15-20 साल से हम लोग के पास खुद का घर नहीं है एक्चुअली। तो रेंट रेंट पे रहते थे हम लोग, तो कैसा होता था कि एक एक साल में रेंट मालिक, मकान मालिक खाली करने को बोलता है कि ये घर सेल हो गया, ये तो वो बहुत एक बिल्कुल। अच्छी चीज नहीं है, इधर से उधर बार बार वो करना, और घर मिलते भी नहीं है, मुश्किल से बिल्कुल। मिलते हैं। तो बिल्कुल। एक मैं वो सोच बिल्कुल। रहा था कि इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि मैं खुद का घर ले पाऊं और मैरिज भी इसी तरीके से कर पाऊं, किसी पे कोई बर्डन ना आए मेरी सही। वजह से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं, पूरी कोशिश करेंगे इसको हासिल करने की एंड यहाँ तक पहुंचने की। ठीक है। आपकी आपकी स्थिति जो है वो अ, काफी अंडर कंट्रोल है, एंड मैं कुछ यस। कुछ चीजें देख सकता हूँ जहां आप जी। ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर सकते हैं, and अपने घर की तरफ, फिर अपनी शादी की तरफ सेव करना शुरू कर सकते यस। हैं। अ, यस। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो यस। आप जो मैं देख रहा हूँ, आपके खर्चे, आपकी बहन के जो मेडिकल खर्चे हैं उसको हटाकर, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हाँ। कितना कब आएगा, यस। अगर उसको हटा के बाकी देखें तो करीब 17,500 रुपए महीने का खर्चा निकलता है। क्या ये मोटा मोटा आपके दिमाग में सही है, 17,500? यस। यस, इज परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। ओके। तो आप, मतलब महीने के, अगर हम 22,000 रुपए मान के चलें, तो हाँ। महीने के करीब 4 से 4,500 रुपए एक्स्ट्रा या एक्सेस कमा रहे हैं। यस। एंड इसको कैसे यूज करें, या शायद बहन के खर्चे के लिए में ही यूज हो जाता है, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी।
इसमें और एक ठीक चीज है। बोलना चाहूंगा सर कि हाँ जी। इंसेंटिव मेरा कुछ लाइक स्टेबल नहीं है। 4,000 भी आता है, कभी कभी 10,000 भी आ जाता है, तो पर ये ओके। लमसम अमाउंट बता दिया मैंने आपको कि इतना तो ठीक आता ही आता ठीक है। ठीक है, समझ गया, परफेक्ट। तो एक चीज ये मान के चल लेते हैं कि जो आपके खर्चे हैं वो आपकी फिक्स्ड सैलरी से कवर हो जाते हैं, 18,000 रुपए की, यस। और इंसेंटिव कभी 4 आएगा, कभी 10 आएगा, डिपेंडिंग ऑन हाँ। परफॉर्मेंस, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, तो उसको हम वेरिएबल मानेंगे, एंड फिर आपका जो भी एक्सपेंस रहेगा उसको हम फिक्स्ड मान के चलते हैं। तो यस। सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि आपकी सिस्टर का मेडिकल का ट्रीटमेंट अक्सर होता है, एंड शायद काफी टाइम तक रहे, जो भी है स्थिति मुझे पूरी पता नहीं, आपको उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास एक एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसमें वो हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी हैं, उसका रिकॉर्ड भी है सारा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो मिले ही ना, या अगर मिले भी तो जो एग्जिस्टिंग उनकी कंडीशन है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, या कुछ वक्त बाद मिलेगा। तो इसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। एंड कुछ कुछ पीईडी तो कभी हेल्थ इंश्योरेंस में वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। अगर करते भी हैं तो वो बोलते हैं कि एक वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड के बाद ही उस पीईडी का कोई भी अगर खर्चा होगा वो हम इंश्योरेंस के रूप में बेयर करेंगे। तो मेरी ये राय रहेगी कि सबसे पहले आप किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात करके ये क्लैरिफाई करिए कि आपकी सिस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कितने दौरान तक आपको उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि फिर उसके बाद इंश्योरेंस उनके ट्रीटमेंट का खर्चा देना शुरू कर सके। फिर 2 महीने के अंदर आपकी बाइक की ईएमआई जो है वो खत्म होने वाली है। यस। तो उस पॉइंट पे आपके पास वो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएंगे, विच इज अ गुड प्लेस टू बी। मेरी राय ये रहेगी कि आप जैसे ही आपकी बाइक की ईएमआई खत्म होती है, आपके पास 4 ईएमआई और बची होंगी अपने फोन की। तो क्योंकि अमाउंट मोटा मोटा सेम है, 4,100, 4,400, तो 2 ही महीने के अंदर अपने फोन की ईएमआई भी खत्म कर दीजिए, ताकि 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई आप लोन से एकदम फ्री हो जाएंगे। फिर स्टार्टिंग अगस्त अब आपकी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम ये जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी ये हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक जो कि होती है प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट, जो आप अपनी फिक्स सैलरी से कर सकते हैं, और एक होगी अनप्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपनी वेरिएबल सैलरी से कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएबल बाय डिजाइन आपको पता नहीं है कि कितना हर महीने मिलेगा, तो उसको हम प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका फिक्स्ड सैलरी है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट है वो हम प्लान कर सकते हैं। तो मेरी यार राय ये रहेगी कि स्टार्टिंग अगस्त, अगर आप अपनी शादी की तरफ सेव करना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर में ही शादी है, एंड आप चाहेंगे कि कम से कम लोन लेकर आप उसको अच्छे से कर पाए, तो 8,000 रुपए महीना जो आपका फिक्स्ड आप बचा सकते हैं, प्लस जितना भी आपका वेरिएबल आपको हर महीने मिलेगा वो जोड़कर, एंड होपफुली अगर 4,000 के करीब करीब ही होगा तो मतलब टोटल 12,000 रुपए हो सकता है, वो आप बचाना शुरू करिए। लेकिन क्योंकि बहुत ही छोटा पीरियड है, हम उसको कहीं स्टॉक मार्केट वगैरह में नहीं डालेंगे, हम उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्सपेंस है। तो आप इसको एक रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दीजिए, या उसकी छोटे छोटे अमाउंट की एफडी बना लीजिए। मेरा सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा कि रिकरिंग डिपॉजिट ही ठीक है, तो एक आरडी शुरू कर दीजिए, जितना भी 4-4.5% मिलेगा वो भी काफी है। तो स्टार्ट आरडी ऑफ 8K पर मंथ जो आपकी फिक्स सैलरी से होगा, प्लस जितना भी आपको वेरिएबल मिलेगा दैट, एंड वो जितना भी मिले, 4 मिले, 6 मिले, 10 मिले, कुछ भी ना मिले तो उस महीने मत करिएगा, लेकिन 8,000 कम से कम तो हर महीने जा ही रहे होंगे, ताकि जब शादी का टाइम आए तो आपके पास 1,00,000 रुपए की जो एफडी है, जो अक्टूबर में बाय द वे मैच्योर होगी, उसको आप वापस एफडी करा दीजिएगा, क्योंकि ये पैसे आपको जरूरत होंगे। ठीक है, तो वो एफडी हो गई, प्लस ये आरडी हो गया, तो करीब 1.5 लाख रुपए आप दिसंबर तक बचा पाएंगे। फिर जितना भी शादी का खर्चा होगा उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, लोन सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं?
फिलहाल तो लोन नहीं सोचा था मैंने, पर वही एक है कि लोन के ट्रैप में सब फंस जाते हैं। ये लोन हाँ, के ट्रैप बहुत खतरनाक है। पर मेरे पास में उतनी सेविंग्स थी एक्चुअली, पर ये बहन के खर्चे में थोड़ा उधर वो फ्लो हो गया, या तो इसी वजह से। कितना लगता है और ये आपको गलती मैं शादी में, करना नहीं कितना चाहता। खर्चा, आप कितना खर्चा लगेगा शादी में? शादी में 4 लाख तक खर्चा होगा शादी में। गॉट इट, गॉट इट। चार, तीन ठीक है। 4 लाख। हाँ क्योंकि जी। हमारा जो सिटी है उसमें इतना महंगा नहीं है सारी गॉट इट। चीजें, तो सस्ते ठीक, में नहीं पड़ जाएगा। ठीक है। तो अगर 3-4 लाख है जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो आप खुद का अपना बचा ही पाएंगे, अब वो पूरे के पूरे खर्च मत करिएगा, 50 अलग से रखिएगा क्योंकि इमरजेंसी यस। के लिए हमेशा होने चाहिए। तो लेट्स हम्म। से 1 लाख रुपए आप डाल पाएंगे, तो 2 या 3 लाख रुपए का आपको वो लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आप हम्म। परिवार से वो लोन ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्ज या ब्याज जो है वो कम होगा। अगर नहीं है तो फिर हम्म। पर्सनल लोन ही लेना पड़ेगा, तो वो लीजिएगा। अगर घर पे सोना हो तो लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब गोल्ड लोन लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो हम्म। ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करिएगा, लेकिन प्रेफरेंस ये रहेगी कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन लें, ताकि जी। उस ईएमआई को अगर आपको 2-3 साल में भी अच्छे से चुकाना पड़े तो आप उस 8,000 रुपए में अच्छे से आराम से 1-1 लाख रुपए हर साल चुका सकते हैं। हम्म। क्योंकि 8,000 रुपए अगर आप महीने का देंगे तो 1 लाख रुपए साल का बन जाता है। तो 2 या 3 सालों के अंदर अंदर आप उस पूरे लोन को चुका पाएंगे, अगर जी। ब्याज बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तो फिर कुछ 3.5 साल लग जाएंगे या 2.5 साल, डिपेंडिंग ऑन आप कितना अमाउंट लेते हैं। फिर उसके बाद ऑफकोर्स जिस भी पॉइंट पे, चाहे वो शादी के बाद ही इमिजिएटली हो या 1-2 साल के बाद हो, जब वो लोन वगैरह सब चुक जाएगा, लोन ऐसा रखिएगा कि आपका फिक्स्ड अमाउंट जो है 8,000 रुपए करीब महीना वो हम्म। लोन की तरफ जाए, और बाकी हम्म। जो भी वेरिएबल हो उसको आप इन्वेस्ट करते रहें, ओके। क्योंकि वही आपका अपसाइड क्रिएट करेगा। तो अपने दिमाग हम्म। में ये डाल दीजिए कि हर महीने मेरे पास 8,000 रुपए हैं, जो मैं या तो एक लोन को चुकाने के लिए दे सकता हूं या उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, एंड ये फिक्स्ड है, ये हर महीने होके ही रहेगा। और मेरे इंसेंटिव जो मुझे मिलते हैं उसमें जितना भी मिलता है उसका 70% मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी का 30% अपने लिए रखूंगा, क्योंकि परिवार होगा एंड आप भी कुछ अपने लिए चाहते हैं, या चाहे खाना हो, वेकेशन हो, जो भी हो। तो 30% हम उसके लिए अलग से रखेंगे। ओके। जरूरतें आपकी फिक्स सैलरी से कवर हो रही हैं, एंड हम्म। 70% आप उस वेरिएबल का हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, एंड ओके। आपको पता चल जाएगा कि हर महीने कितना मिलने वाला है, तो वो भी डिसीजन बहुत क्लियर हो जाएगा। जी। तो फर्ज करते हैं कि अगर आप हर महीने 4-5 हज़ार रुपए जो आपकी ऑन एन एवरेज इंसेंटिव है अभी करंटली, हम्म। उतना ही कमाएं, तो आप हर महीने 3,500-4,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हम्म। हैं, एंड दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। क्योंकि आप बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो आप एक लंबे दौरान के लिए भी कर सकते हैं, जी। विच विल रियली रियली हेल्प यू अलॉट। तो देखना चाहूंगा कि कितना हो सकता है। तो फर्ज करिए हम 3,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, इसको म्यूचुअल फंड SIPs में डालिएगा, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, उससे चिंतित मत होइएगा, क्योंकि रेगुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत सारी चीजों को बीट कर पाती है। तो यस। मेरी राय ये रहेगी कि 3,500 रुपए अगर हैं तो उसमें से 1,500 रुपए आप निफ्टी 50 में डालिए, 1,000 रुपए मिड कैप में डाल सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, एंड बाकी एक और 1,000 रुपए आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो ओके। इन तीनों का जोड़ करीब 3,500 रुपए आता है। इसी रेंज में या इसी प्रपोर्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो करीब 50-60% आपका हो गया लार्ज कैप, अराउंड 20-25% मिड कैप, एंड अनदर 20-25% स्मॉल कैप। इससे रिस्क भी अच्छे से बैलेंस रहता है, एंड ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न भी अच्छे से निकलेगा। जी। निफ्टी 50 टू गिव यू एन आइडिया, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करीब 12% के करीब रिटर्न देता है। फ्लेक्सी कैप या मिड कैप जो होगा वो करीब 15% देता है, स्मॉल कैप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करीब 18% तक दे सकता है। जी। तो अगर हम ये मान के चलें आपकी इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये भी मान के चले कि हर साल आप इसको 10% से बढ़ा पाएंगे, यस। तो पहले साल आपने 3,500 हर महीने किया, उसके अगले साल आपने 350 रुपए उसको बढ़ा दिया, फिर उसके अगले साल और 10% से वगैरह। तो देखते हैं कि इससे आप कहाँ पहुंचेंगे, एंड मैं बस थोड़े से नंबर्स कर रहा हूं यहाँ। सर एक और क्वेश्चन था कि मुझे लाइक होम के लिए हाँ लोन जी। नहीं लेनी। मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट से ही मुझे
पूरा कैश भर के घर बाय करना है, क्योंकि मुझे लोन के बर्डन में नहीं आना, वो स्ट्रेस रहता है पूरा कि यार भले अपनी इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल। लिया है तो कोई बात नहीं, पर लोन का बहुत गंदा स्ट्रेस रहता है। अभी मेरे ये 2 EMI चलती है, पर उसमें भी मुझे इतना स्ट्रेस है तो लाइक मुझे वही वो मुझे दिख लोन गया पर नहीं कि है। आप लोन फ्री ही होना चाहते हैं, जो कि एक यस बहुत अच्छी चीज है। मेरी ये राय रहेगी कि आप बिल्कुल इस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य से अपना इन्वेस्ट करिए कि घर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, होपफुली पूरा, हम अपने खर्चे से ही उठा पाएं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसी से कर पाएं। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि जिंदगी में अगर कोई लोन लेना हो तो मेरे हिसाब से वो होम लोन ही होना चाहिए। तो वो डिसीजन अगर आप 5-7 साल के अंदर लें एंड तब तक किराए पे ही रहें, लेकिन उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें और फिर एक लोन भी ले लें, तो बहुत अच्छे से आपने उस इन्वेस्टमेंट को खेला होगा। ये मेरी राय है। बट टू गिव यू अ सेंस, अगर हम देखें कि वो 3,500 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात करी, हर साल उसको 10% से बढ़ाएंगे, एंड अगर इसी रेशियो में इन्वेस्ट करें जहां वो 12%, 15%, 18% हमें मिलता रहे, तो 10 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कभी 13 लाख रुपए की हो चुकी होगी। जो कि लग रहा है यार ये तो ठीक ही अमाउंट है, इतना कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं है। लेकिन वही अमाउंट फिर 20 साल के अंदर करीब 90 लाख रुपए हो जाएगा, और 30 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 4.5 करोड़ हो जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरी राय ये रहेगी कि आप किसी पॉइंट पे एक होम लोन लें एंड अपना घर बनाएं, एंड जितना भी आपने उस समय तक सेविंग करा होगा उसको एक डाउन पेमेंट में डालें, ताकि कम से कम लोन लेना पड़े, लेकिन जितना भी लोन लेना पड़े वो आपकी तनख्वाह से फिर आप अच्छे से इसको सपोर्ट कर पाएंगे। खुद का घर भी बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी जारी रहेगी, एंड ऑफ कोर्स जितनी आप अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उससे आपके कर्ज का जो बोझ है वो भी कम होगा। जी, माय बिगेस्ट कंफ्यूजन वाज क्लियर सर। अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब आप मुझे एक्सेल फाइल भेजेंगे, क्योंकि अभी मुझे इतना पता नहीं बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने बहुत मुझे सारी बस डिटेल्स लिखी हैं, उन सारा यस बताऊंगा मैं आपको। हाँ, पर यस बताइए। मुझे बस यही वो था कि लोन नहीं लेना है मुझे, लोन के चंगुल में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक वो फीलिंग रहती है अंदर से कि यार कुछ गलत ना हो जाए, कभी भर नहीं पाया तो कभी क्या होगा। क्योंकि देखते रहता हूँ आपके एपिसोड पे भी लोग आते हैं, तो इसमें से थोड़ा घबराहट रहती है। सबसे डरावने जो लोन होते हैं वो होते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन। सबसे यस डरावने, उनसे तो जितना आप दूर रह सकते हैं प्लीज रहिएगा। जिंदगी में कभी भी उस लोन में मत फंसिएगा। क्रेडिट कार्ड यूज करिए, लेकिन जैसे स्मार्ट लोग होते हैं वैसे यूज करिए कि उनसे आप पॉइंट्स बनाएं, उनसे आपको फ्री गिफ्ट वगैरह मिले। आप हर महीने जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल होगा उसको बकायदा चुका दीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता रहेगा। उसके चलते आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेंगे, जो कि आप एक ही लोन के पीछे हैं जो कि होम लोन है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। एंड होम लोन में बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अरे तुम बोलते हो कि घर मत लो, किराए पे रहो। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि घर तो हर एक इंसान का होना चाहिए, बिल्कुल बनता है, लेकिन सही वक्त पे। क्योंकि जितना जल्दी आप कर लेंगे आप लोन के चंगुल में फंस जाएंगे। जैसे आप अभी सिर्फ 22 साल के हैं, तो अभी आपने होम लोन अगर ले लिया, जो कि आप ले सकते हैं बाकायदा, लेकिन अगर आपने ले लिया तो आप फंस जाएंगे। आपने कोई ज्यादा सेविंग नहीं करी है, आप ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा घर का अमाउंट आपको लोन पे लेना पड़ेगा। फिर आप वो नौकरी में फंस गए, कल को खुदा ना खास्ता नौकरी नहीं रही, या इंसेंटिव सही से नहीं आए, या कुछ ऐसा हो गया, तो ऊपर से और परेशानी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें सही नहीं है। सही वक्त पे लोन लें, जो मेरे हिसाब से 30-35 के करीब होता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एब्सोल्युटली टेक अ लोन टू बाय अ हाउस। थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस साल आपका जो अरमान है सारा वो पूरा हो, आपकी अच्छे से शादी हो, आप अच्छे से अपनी बहन, अपनी मम्मी को खुश रख पाए, एंड आपकी वाइफ, अपनी पार्टनर को भी, एंड ऑफ कोर्स जिंदगी में तरक्की करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस सर। एंड आपको भी एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जो काम करते हैं सर, वो बहुत कम लोग करते हैं, ये फ्री में जो करते हो ना आप, वो बहुत कम लोग करते हैं फ्री में। और मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ ये सब देख के कि कोई इतना सपोर्ट कर रहा है हमारे जैसे मिडिल क्लास और कॉमन मैन लोगों को, और इतनी अच्छी एडवाइस जो आप देते हो, तो इट्स काफी इम्प्रेसिंग। और जो
लोग Thank उस सिचुएशन में रहते हैं तो वो रिलेट कर पाते हैं उस चीजों से। जैसे मैंने बहुत सारे मनी मैटर्स में रिलेट किया है और उनसे इंस्पिरेशन ली है कि अपनी जरूरत की चीजों पे खर्चा करो एंड ऑल। तो you. उससे काफी इंस्पिरेशन मिलती है और काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके आपके शब्द बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये डिसिप्लिन आपका जिंदगी भर कायम रहे, जी। ताकि आप तरक्की करते रहें एंड उस पैसे से अपने पूरे परिवार को, खुद को खुश रख पाएं एंड दूसरे लोगों को भी सिखा पाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर थैंक यू एंड सर। कंग्रेचुलेशंस अगेन फॉर द थैंक यू। वेडिंग। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।